तालियों के साथ हम इस मंच पे बुलाते हैं द वन एंड ओनली यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर माधव सिंह। सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि सिद्धि है सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है सिद्धि है जज्बे सिद्धि है विलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम नमः शिवाय। हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती हौसलों की बुलंद रोशनी बढ़ती जाती धरती अंबर गावे है थर 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 कायल थी मर्द जिस गाने थी अपने कदम बढ़ाते हैं कदमों पे झुकाते हैं नया वक्त है नई उम्मीदें नए हौसले ताजे जज्बे अरमा है आकाश झुकाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्लीज बैठ जाइए। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ऐतिहासिक आज का दिन। आज तारीख है 23 मार्च और ये तारीख नायाब इसलिए पड़ी कि 24 मार्च 1931 को हमारी भारत की मिट्टी में जन्मे ऐसे 3 वीर सपूत जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुना दी और इस बात के लिए वो मिट्टी को आजाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार थे। और उन्हें ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को ये बात लगी कि ये तो चिंगारी अगर जला दी इन्होंने तो ये चिंगारी कल को पूरे भारत में आग लगा सकती है, दबा दिया जाए। लेकिन जो चिंगारी जिसको ऊपर वाला रोशन करता है उसे कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती। और इस बात का आलम उनको हुआ 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी होनी थी। इस बात को भांपते ही उन्होंने एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को शाम को 7 बजे ही फांसी दे दी, जो समय मुकम्मल था उससे पहले ही। इनके पास विकल्प था, उस सजा को टाला जा सकता था, लेकिन इन 3 वीर सपूतों ने बोला कि किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। भारत की मिट्टी मेरा परिवार है, इसके लिए भारतीयों को जगाने के लिए, युवाओं को, भाइयों को जगाने के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने भारत और देश में जो चली आ रही है मानसिकता गुलामी की, उसको तोड़ने के लिए किसी को तो बाउंड्री तोड़नी ही पड़ेगी, वॉरियर तोड़ना ही पड़ेगा। और आज का दिन मुकम्मल था, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। उन्होंने इस दिन के लिए चुना, अपने आप को चुना। और आज हमारे लिए भी कोई ना कोई एक चैलेंज बाकी है कि हमारे परिवार में भी, जिसको परिवार मानते हैं, कई सदियों से गुलामी चली आ रही है और उसको तोड़ने के लिए किसी एक वीर सपूत को तो बाउंड्री लांघनी ही पड़ेगी। तो मेरा रंग दे बसंती चोला, ये शब्द वहां से आगाज हुए। और आज का दिन बहुत ही शानदार है, नायाब है। आज हमने डायमंड की प्रमोशन देखी, तो यूं तो हर सप्ताह किसी न किसी डायमंड को प्रमोशन किया ही जाता है। लगभग हर सप्ताह किसी डायमंड की प्रमोशन होती है। किसी न किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं हम लोग, जा पाते हैं, कहीं जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज का माहौल, आज की वाइब्रेशन कुछ हायर लेवल पे थी, हमेशा नहीं बनती। हॉल बेशक सेम हो, मंच से बेशक सेम हो, लेकिन एनर्जी लेवल हमेशा ऐसा नहीं बनता। आज मैं कह सकता हूं 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100।
किसी को बोलना, हाँ, किसी को बोलना पड़ता है ताली बजाइए, किसी को लगता है जोश में, आज बोलना पड़ा है रुक जाओ। आज के हीरो उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जिनके लिए आज का दिन बुक किया गया, आज ये हॉल बुक किया गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत डायमंड क्लब में। और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बहुत बहुत बधाई रंजीत कुमार जी और उनके परिवार को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आपका। कंपनी की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, हमारे सभी अप्लायंस सिस्टम की तरफ से आपको हम स्वागत करते हैं डायमंड क्लब में। और आप सपना देखते हैं कि एक दिन हमारा स्वागत हो डायमंड क्लब में, तो आज आपका स्वागत हो रहा है ना। ऐसे ही आप लोगों का भी दिन जरूर आए। बाकी इनकी ताजपोशी में शामिल होने के लिए जिन्होंने इस प्रोग्राम में चार चांद लगाए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं विजयपाल जी, हमारे साथी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, जो आज सेफ शॉप के लिए प्राउड बने हुए हैं। पूरे भारत में सभी लोग ऐसा बनना चाहते हैं, इनके अंदर अपना भविष्य तलाश कर रहे हैं और आज इतनी बड़ी शख्सियत बन चुके हैं। इस बिजनेस की वजह से एक आदमी वहाँ पर पहुँचने के लिए सोच भी नहीं पाता और उन्हीं का साथ निभाया श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद जी ने इस बिजनेस को कंधे से कंधा मिला करके और बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उन्होंने एक जिम्मेदारी ली। शब्दों से बयां करना मुश्किल है, उनके काम हमेशा बोलता है। आप लोग देख सकते हैं तो ये दोनों की जोड़ी ने आज मतलब इस बिज़नेस के अंदर क्या बोलें कि इनका क्या कमिटमेंट है, क्या विजन है, क्या ड्रीम है, सब बोलना एक छोटा पड़ गया। अब इससे ऊपर सारी चीज़ें बहुत ऊपर जा रही हैं। और इसी कड़ी में, इसी श्रेणी में इनके साथ में इन्हीं के बेटे राकेश प्रसाद जी ने कदम से कदम मिलाया। सेकंड जनरेशन इस बिज़नेस में आ गई। तो हमें ये समझ में आता है कि देखिए ये बिज़नेस पीढ़ी दर पीढ़ी करने का है। यह यहाँ से विश्वास पैदा होता है। एक व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ा लिखा के अच्छी जगह सेट कर सकता था, तो उन्होंने उनका भविष्य सेफ शॉप में तलाशा। आज दूसरी पीढ़ी जो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ उन्होंने, लेकिन उन्होंने आगे और पढ़ाई कंटिन्यू न करके और इन्होंने सेफ शॉप बिजनेस के अंदर अपना करियर बनाने का डिसाइड किया। इकलौता बेटा आज सेफ शॉप में अच्छी पोजीशन पर है, क्राउन एम्बेसडर पोजीशन पर है इसी बिजनेस में, सेकंड जनरेशन। इसी क्रम में उन्होंने न बल्कि बेटे को लिया बल्कि भतीजे को भी लिया। इनके बड़े भाई के बेटे अजय पंडित जी, उनको वो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी की तैयारी कर रहे थे, पॉलिटेक्निक करके इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे। तो बोला यार यहीं पर भविष्य अच्छा है, मैंने करके देख लिया, तुम भी इधर ही आ जाओ। तो एक परिवार में एक राकेश को लिया, दूसरा बेटे की तरह एक और अजय पंडित जी, फैमिली से दो और नगीने, और तीनों बाप बेटा भतीजा, तीनों क्राउन एम्बेसडर इस बिजनेस में। इससे आपको ये समझ में आता है, ये समझने की बात जरूरत है कि बिजनेस में दम कितना है, बिजनेस में विश्वास आपका पैदा होगा यहाँ से। इसी श्रेणी में बिहार की टीम यहाँ पर ज़्यादातर बैठी है मोस्टली। अविनाश जी ने शुरुआत की, जो सत्येंद्र प्रसाद जी के दोस्त थे बचपन के शुरुआती। अविनाश जी के साथ काम करते हुए और इस बिजनेस में धीरे धीरे करके कदम रखा और नई पीढ़ी आना शुरू हो गई और उसमें शुरुआत हुई अंजनी कुमार झा, उसे अंजनी कुमार झा को लाने वाले सतीश कुमार जी और संजीव कुमार जी, जो सत्येंद्र जी की फैमिली से ही हैं। ये भी दूसरे भतीजे, एक भतीजा अजय पंडित जी पकड़ा, दूसरा वहाँ जो बिहार में रहते इनको पकड़ा। तो इनको भी बिजनेस में ये भी क्राउन लेवल पर हैं इस बिजनेस में और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं? मुझे यहाँ मंच पे बुला लिया है तो मैंने डायमंडों को परिचित करा दिया आपसे। डायमंड की प्रमोशन आपने देख ली, कुछ और क्या बोला जाए। हवाई जहाज लगा रखा है मैंने, सेफ शॉप रूपी फ्लाइट है जो पिछले 25 साल से उड़ रही है। कितने आपने ऐसी फ्लाइट देखी होगी जो 2 घंटे में पहुंचा देती होगी कहीं, है ना, पटना टू दिल्ली, है ना, या कहीं अहमदाबाद या मुंबई, तो 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। आप में से कई लोग थाईलैंड गए हैं तो 2.5 घंटे की, 3 घंटे की। कोई और गया होगा, कोई नौकरी करने के लिए गया होगा। कहाँ जाते हैं नौकरी करने? दुबई। तो वहाँ ले ली होगी आपने 3 घंटे की, 3.5 घंटे की फ्लाइट ले ली होगी। इससे ज़्यादा बड़ी फ्लाइट में आप बैठे हो, 3.5 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा उड़े हो? कोई उड़ा हो तो बताओ।
4 घंटे से ज़्यादा। तो 3-4 घंटे की फ्लाइट की तैयारी हम करते हैं, तो सब कुछ पैक करते हैं, बोर्डिंग पास, पासपोर्ट, सारी तैयारी करते हैं। और जब आप चेक इन करते हो, टेक ऑफ करते हो, फिर लैंड करते हो, तो बहुत खुश होते हैं, हे प्रभु आपका धन्यवाद, सक्सेसफुली लैंड हो गए, सक्सेसफुली सब कुछ काम हो गया, है ना प्रभु, बढ़िया हो गया। लेकिन एक ऐसी फ्लाइट है जो पिछले 25 साल से उड़ रही है, और इसने पिछले 25 सालों में सैकड़ों हजारों लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है, सफलतापूर्वक गंतव्य स्थान तक। तो गंतव्य स्थान सबका अलग अलग है, किसी को पटना टू दिल्ली जाना है, किसी को दुबई जाना है, और किसी को कहीं और जाना है। ऐसे ही इस व्यवसाय में पिछले 25 सालों में कईयों को कहीं और कहीं और कहीं और जाना था, और जिनको जहां जहां जाना था सेफसॉफ्ट रूपी फ्लाइट ने उनको वहां 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 पहुंचाया है। और कई लोग तो सफर में अभी भी जारी है सफर। और खुद मेरा सफर 22 साल का हो चुका है इस फ्लाइट में। 22 साल से मैं इस फ्लाइट में बैठा हुआ हूं, 22 साल की मेरी जर्नी हो गई इसमें। और 22 सालों में इस बिजनेस की वजह से 360 डिग्री का परिवर्तन आया है, 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 360 डिग्री का परिवर्तन हो गया है इस 22 सालों में। 22 सालों में एक हम जैसे मिडिल क्लास लोग, ज़्यादातर यहाँ पर मिडिल क्लास ही बैठे हुए हैं, कुछ हायर मिडिल क्लास होंगे, कुछ लोअर मिडिल क्लास होंगे, है ना, वही है, दो ही कैटेगरी हैं। और ये एक जद्दोजहद में लगे रहते हैं। कौन सी जद्दोजहद में? वो एक मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि जिसको क्लिक हो गई बात, इधर क्लिक हो गई ना, अगर टच हो गई और घुस गई, तो 22 साल आपके भी इस कंपनी के साथ जरूर पूरे होंगे इस बिजनेस में। जिंदगी, ये कुछ बताने से पहले एक मैं तस्वीर दिखाता हूं आपको। घटना है कर्नाटक की, और कोयम्बारू अभयारण्य के पास एक उसका रेस्ट हाउस है। रेस्ट हाउस में क्या हुआ, उसका वॉशरूम था, तो टॉयलेट का दरवाजा बाहर से बंद था, उसमें खिड़की बनी हुई थी, और खिड़की अंदर से कुंडी नहीं लगी थी, किसी कारण से खुली थी। तो जंगल में क्या हुआ कि शायद ये लेपर्ड पीछा कर रहा होगा कुत्ते का, और कुत्ता उस जान बचाने के लिए खिड़की के माध्यम से उसमें घुस गया। लेकिन दरवाजा बाहर से कुंडी बंद है, तो अब निकल नहीं सकता। उसी का पीछा करते हुए उसी विंडो से लेपर्ड भी घुस गया उसमें। कहां? बाथरूम में। तो वहां से पार करके अंदर तो आ गए, अब उसी खिड़की तो बंद हो गई, पलड़ा ऐसे कुंडी नहीं लगी, तो आर पार घुस जा रहा है, तो अब उसे बाहर नहीं निकल पा रहा, दरवाजा बंद है। लेपर्ड पीछा कर रहा था कुत्ते का, इसको मारने के लिए और भूख मिटाने के लिए। लेकिन जब दोनों एक ही बाथरूम में आ गए, तो अब देखेंगे कि दोनों ने देखा, सिचुएशन को समझने की कोशिश की, तो कुत्ता तो बहुत घबरा गया, ये तो मेरे पीछे आ गया, और इतना डर गया कि पूंछ दबा के बैठ गया, बोले मेरा तो अभी हो गया जो कुछ होना था, होना जो कुछ हो गया, क्योंकि बाहर अब निकल नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता, अब तो ये इसी के हवाले हूं, जो भी है। लेकिन लेपर्ड ने भी सिचुएशन को समझ लिया कि दरवाजा बंद है, और दरवाजा बंद होने के बाद एक कोने में कुत्ता बैठ गया और एक कोने में लेपर्ड बैठ गया, जबकि इसका पीछा करते हुए आया था इसको मारने के लिए। 12 घंटे तक दोनों शौचालय के अलग अलग कोनों में चुपचाप बैठे रहे, 12 घंटे। किसी को मालूम नहीं है, रेस्ट हाउस खुला अगले दिन 12 घंटे के बाद खुला, कोई आया कर्मचारी, तो सिचुएशन पता चली, तेंदुआ शांत बैठा था, कुत्ता शांत बैठा था, और टीम ने, फॉरेस्ट टीम ने इसको इंजेक्शन दे करके बेहोश करके फिर लेपर्ड को बाहर निकाला और कुत्ते को बाहर निकाला।
बात क्या है, ये तस्वीर को मतलब देखने की जरूरत क्यों है? सवाल ये उठता है कि तेंदुए के लिए कुत्ते को मारना तो बहुत आसान था, सिचुएशन कंट्रोल में थी, तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं? तो वन्यजीव शोधकर्ताओं ने इस सवाल का उत्तर दिया। उनके अनुसार जंगली जानवर अपनी स्वतंत्रता के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे ही उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी स्वतंत्रता छिन गई है तो वो गहरे दुख में डूब जाते हैं, और इतना तक डूब सकते हैं कि उन्हें अपनी भूख प्यास कुछ भी याद नहीं रहती, उसको भी भूल जाते हैं। पेट भरने की उनकी स्वाभाविक प्रेरणा वह भी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। भूखा था, लेकिन भूख को शांत करने की बजाय उसने देखा कि मेरी स्वतंत्रता छिन गई, मैं इसको मार भी लूंगा तो भी मैं कैद में जाना है। तो मैं अब आपको ये तस्वीर के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि कुत्ते का भी पेट भरना जरूरी है, लेपर्ड का भी पेट भरना जरूरी है। परमात्मा ने, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि वो जंगली जानवरों को मारेगा और अपना पेट भरेगा, ये तो प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद भी इसी प्रकृति में रहने वाले जानवर भी इतने संवेदनशील हैं, रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा उन्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए। इस बात को जानवर भी समझते हैं। क्या इस बात को इंसान होने के नाते क्या हम भी इस बात को समझ सकते हैं? सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान की तलाश करते 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 और आदमी जब जीवन निकल जाता है तब उसे एहसास होता है कि रोटी, कपड़ा, मकान तो मैंने तलाशे, लेकिन जिंदगी की स्वतंत्रता तो मेरे हाथ से चली गई, मैं उसे तो ध्यान दे ही नहीं पाया कभी। और जिंदगी में हम जिस परिवार में पैदा हुए, तो ऐसा बोला जाता है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेना किसी परिवार में चुनना हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे, हमारे माँ बाप कौन से होंगे, हमारी फैमिली कौन सी होगी, ये चुनाव करने का अधिकार हमको नहीं है। तो जो भी परिवार हमको मिला, जैसा भी मिला, जो भी मिला, हो सकता है उस परिवार में खामियां हो, कमियां हो, वहां शिक्षा का अभाव हो, साधन का अभाव हो, पैसे का अभाव हो, समृद्धि का अभाव हो, और भी चीजों का अभाव हो। ऐसे परिवार में हमारा जन्म हो गया। लेकिन कभी भी अगर उस परिवार में जन्म हो गया, तो जन्म होने के बाद अगर शिक्षा मिली, ऐसे परिवार में जन्म हो गया कि जिस परिवार में कई सारी खामियां हैं, कई सारी कमियां हैं, पीढ़ियों से चली आ रही हैं, लेकिन परमात्मा ने हमको दिमाग दिया, तो क्या उस परिवार में से विषाक्त यानी बुरी पारिवारिक चक्र में जो कमियां चली आ रही हैं, उसको हमें समाप्त करने का बीड़ा उठाना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका ऐसे परिवार में जन्म हो गया, आपको अपने परिवार की कमियों को अगली पीढ़ी तक नहीं ले जाना चाहिए। अपने परिवार से प्यार करते हुए, उनकी गलतियों से सीखते हुए, जिस परिवार में हम पैदा हुए उस पर आपका नियंत्रण नहीं होता, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कौन बनते हैं और आपका भविष्य और आपका परिवार कैसा होगा। आपके निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इसको समझते हैं कि अगर ऐसे परिवार में जन्म हो गए जहां पर शराब पीते हैं, शराब पीने का चलन है, समझने की कोशिश करना। आप, मेरी आवाज आ रही है पीछे? समझ में आ रही है? ऐसे परिवार में कोई जन्म ले लिया जहां पर शराब पीने का चलन है, तो क्या ये चलन जो शराब पीने का है, तो हमारे तक आते आते ये हमारी अगली पीढ़ी में न पहुंचे, क्या इस बात की जिम्मेदारी ली जा सकती है? थोड़ा हाथ उठा के बताओ। ठीक है, अब मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो बुराई है और उस बुराई को अगली पीढ़ी तक न पहुंचने दें। ठीक इसी प्रकार से हम ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर कोई भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल नहीं आया अभी तक, या पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, और आप मानते हैं शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है? सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा वेपन कोई है तो एजुकेशन है, शिक्षा है। और हम उसी में वंचित रहे, तो हमारे परिवार से, ऐसे परिवार से आते हैं जहां कोई भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचा,
तो क्या उस चक्र को समाप्त कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए? किसके बाद कर देना चाहिए? हमारे तक आते आते उस चलन को खत्म कर देना चाहिए कि मैं आ गया तो अब इस परिवार से, इस खानदान से लोग स्कूल भी पहुंचेंगे और टॉप भी करेंगे। ऐसा कुछ चलन करने की कोशिश करनी चाहिए। ये दूसरी चीज। और पढ़ाई में उच्चतम लेवल तक पहुंच करके यह सिद्ध करें कि आपका परिवार भी बौद्धिकता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। ये 2 एग्जाम्पल दिए, थोड़ा और देखते, आगे बढ़ते हैं। क्या अगर ऐसे परिवार में कि जो परिवार गरीबी में जी रहा है, मैंने तो एग्जाम्पल दिए शराब का या शिक्षित नहीं होने का, तीसरा एग्जाम्पल है गरीबी का। इतनी गरीबी है, जी तोड़ गरीबी है, तो उस चक्र को समाप्त करें, पैसे कमाएं और अपने परिवार को संपत्ति और समृद्धि की ओर लेकर के जाएं। कम से कम उस परिवार में मेरे आने के बाद अगली पीढ़ी में ये गरीबी ट्रांसफर ना हो, इस बात की जिम्मेदारी ली जा सकती है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? इस बात के लिए किसी को डेयरिंग वाला डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि आपके परिवार के सदस्य अक्सर औसत दर्जे या कामों के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसी फैमिली जिसमें नॉर्मल काम करते हैं, औसत दर्जे का काम करने वाले हैं, ऐसे परिवार से हैं, बोल्ड डिसीजंस नहीं लेते, तो उस चक्र को समाप्त करें, उत्कृष्टता और सफलता प्राप्त करें और अपने परिवार का नाम गर्व से रोशन करें। क्या ये किया जा सकता है? इसके अलावा यदि आपके परिवार के लोग कड़े, उग्र और ठंडे स्वभाव के लिए, दोनों स्वभाव हैं, कैसे? कड़े और उग्र, एकदम लड़ालू, झगड़ालू और कुछ भी कर आके सर फोड़ फाड़ के लाठी निकाल निकुल के तो तड़ के आ जाए, और या फिर इतने ठंडे हैं कि बिल्कुल ठंडे, कोई कुछ भी बोल बाल के चला जाए। मतलब गरीबी कचोट रही है, मतलब आपके स्वाभिमान पर चोट पड़ रही है, फिर भी गर्म ही नहीं हो रहा, तो इतना ठंडापन भी ठीक नहीं है, क्योंकि लहू उबाल तो मारना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर इसलिए जाने जाते हैं तो क्या उस चक्र को समाप्त करें और दोस्ताना, गर्म और अप्रोचेबल बनने की कोशिश की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? कितने लोग हैं कि परिवार के चक्र को, जो कमियों वाला, खामियों वाला चक्र है, उसको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं, कम से कम आप तक आते आते। अब इसको थोड़ा और आगे देखते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो रोटी, कपड़ा और मकान ये मिले और जिंदगी भर मिलती रहे, मरते दम तक मिलती रहे, इस बात की सुरक्षा चाहते हैं। तो रोटी, कपड़ा और मकान मिलता रहे, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान लेने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है स्वतंत्रता ही छिन गई। यह बात जानवर समझ जाते हैं और इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समझदार इंसान को माना गया है। तो मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि परिवार में एक समझने की बात है कि जिंदगी, कितने लोग सहमत हैं कि जिंदगी एक ही बार मिली है? कितने लोग बोलना चाहते हैं जिंदगी एक ही बार मिली है? ऐसा तो नहीं नेक्स्ट, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं कि जो इस बार नहीं हुआ अगले में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एक ही जिंदगी मिली है, हेलो, इसको दमदारी से जीना चाहिए। कितने लोग सहमत इस बात से? तो कितने लोग बोलते हैं कि जिंदगी बार बार मौका देती है? बार बार नहीं देती। बिल्कुल। एक उदाहरण सुनते हैं। एक किसान के पास एक नवयुवक, नौजवान, अब उसकी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचा। बोला, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। तो वो जो किसान था, गांव का प्रधान था, और उसके लगा कि इसके कनपट्टे पे 2 लगाऊं खींच के अभी, लेकिन सोचा कि मेरी मतलब इमेज को शोभा नहीं देगा इसको चांटा मारना। तो उसने बोला कि ऐसा है बरखुरदार, मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, विवाह कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो बोला, बोलो प्रधान जी क्या शर्त है? मैं हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूं। बोले, शर्त एक छोटी सी है, मेरे पास में ना 3 बैल हैं, सांड हैं, और तेरे को ना टाइगर एक प्रयास करना है। मैं एक एक करके छोड़ूंगा, तुमने अगर उसकी पूंछ पकड़ ली एक की भी, तो तेरी शादी पक्की है। बोले, मैं तैयार हूं तीनों की पकड़ने के लिए। बोले, 3 नहीं पकड़नी, एक ही पकड़ लेगा तो भी तेरी शादी कंफर्म है।
तो अगले दिन उसको न्योता दिया गया, सुबह पहुंच गया और उसका बड़ा सा पखवाड़ा था, उसका दरवाजा खोला गया और बोले तैयार हो नौजवान, बोले तैयार हूं, और दरवाजा खोला गया। उसमें से बहुत ही भयंकर दंदनाता हुआ, एकदम रौद्र रूप धारण किए हुए, इतना बड़ा बैल उसने देखा नहीं था। और वो सांड दौड़ लगाते हुए आया, ये थरथर कांपने लगा और उसको लगा कि लग रहा है पहली बार में ही मृत्यु निश्चित है, पहली बार में मृत्यु निश्चित है। और उसके दिमाग में तुरंत आया कि मेरे पास 2 चांस और हैं, 3 चांस मिलेंगे। तो उसने सोचा कि इसको जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोला चौधरी साहब ये तो मैं जान देता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अभी तैयार हूं, दूसरा वाला भेजो। तो बोला ठीक है। दरवाजा फिर से खुला तो इस बार जो था पिछली बार से भी दमदार था, बहुत हाई फाई था और रौद्र रूप धारण किया हुआ था। अब ये सोचने लगा कि पिछले पहले वाले में तो शायद टांग ही टूटती, इसमें तो कन्फर्म मृत्यु निश्चित है। तो वो सोचा कि एक चांस और है, तो इसको भी जाने दिया। अब प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने और मेरे खानदान ने पिछली 7 पीढ़ियों में अगर कोई भी पुण्य कर्म किया है तो उसके बदले एक ही प्रार्थना है, प्रभु कोई मरियल सा बैल भेज दो, मरियल सा, उन पुण्य कर्मों के बदले। तो दरवाजा खुला और वास्तव में एक आंख खोल के देखा, एक मरियल सा बैल एकदम लड़खड़ाते हुए चला आ रहा है। बोला प्रभु आपने तो सुन ली, बिल्कुल मरियल सा आ रहा है, इसको तो उठा के फेंक दूंगा मैं। तो तैयार है, आजा आजा, वो आ रहा है। तो इसने सोचा मैं इसकी तो आंख बंद करके पूंछ पकड़ लूंगा। तो तीसरे वाले की पूंछ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो पता चला उसकी पूंछ ही नहीं थी, पूंछ ही नहीं थी, पूंछ नहीं है उसकी। तो अवसर तो गया। तो हम मरियल सा चाहते हैं, प्रभु बना दो मेरे को, लेकिन मरियल होना चाहिए मामला। तो मरियल अगर होगा तो पूंछ नहीं होगी, मतलब उसमें से जिंदगी बदलेगी नहीं। और कुछ दमदार है तो ये निश्चित है कि जिंदगी बदलने का अवसर भी वहां पर निश्चित है, वहां से जरूर निकलेगा आपके लिए। इस बात को देखना है। जिंदगी अवसरों से भरी हुई है, कुछ आसान कुछ कठिन, लेकिन अगर आप पहला अवसर गंवा देते हैं तो जरूरी नहीं कि दूसरा या तीसरा अवसर आपके लिए सही हो। दूसरा तीसरा अवसर हमारे लिए सही होगा ये कुछ जरूरी नहीं है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जब बचपन में थे तो बचपन में खेलने का अवसर था क्या कि वो जो अवसर है जो आपको मिला, तो बचपन वाला अवसर दोबारा मिल सकता है अभी? हाँ ना बोलो। जब स्कूल में गए पढ़ने के लिए तो स्कूल में पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने का जो अवसर मिला था वो गंवा दिया, लेकिन अब जाकर के वापस दोबारा अवसर मिल सकता है वो? हाँ कि ना? नहीं। जब वयस्क हुए, युवा हुए, तो करियर सेट करने की बारी थी, तो सीरियस होकर के अपने भविष्य को, अपने करियर को बनाया जाए। तब हम लापरवाह हो गए, सीरियस नहीं हुए और वो नहीं बन पाया करियर। अब वापस जाके क्या वो अवसर है दोबारा बनने का? नहीं है। और आज जिंदगी ने एक अवसर और दिया है, ये अवसर दिया है इसके माध्यम से एक तूफान लाने का। एक तो जिंदगी अवसर अभी हमें दिया है, तो अब इसमें ये देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि हमारे परिवार में जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया उसमें विषाक्त पारिवारिक चक्र को हमें खत्म कर देना चाहिए। कम से कम जहां पर जिस पीढ़ी में हमने जन्म लिया उसे तो खत्म कर देना चाहिए। और खत्म करने के लिए अब अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। तो अगर जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं पहले से, तो जैसे मैं कर रहा था, मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में भर्ती हो गया, तो नौकरी में भर्ती हो गया तो मैं टीचर हो गया बेसिक एजुकेशन में। तो क्या यह देखने की आवश्यकता है कि जो चला आ रहा है चक्र परिवार में, उस खानदान में, क्या उससे वो है अच्छी, वो खराब नहीं है, वो रोटी कपड़ा और मकान की गारंटी देती है जीवन भर, आपको और आपके बच्चों को, परिवार को पालने की गारंटी देती है, तो वह अच्छा है। लेकिन वह सबके लिए नहीं ऑप्शन। सबके लिए कहाँ है वो? कितने युवा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कितने बीटेक बन रहे हैं, सबके लिए सरकारी रोजगार नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन यह भी देखने की आवश्यकता है कि जो काम मैं कर रहा हूं उससे अगले 10 साल, अगले 20 साल में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि नहीं है? अगले 20 साल में भी तो मुझे सेफ शॉप करते हुए 22 साल हो गए। अगर सेफ शॉप में मैं नहीं करता, डिसीजन नहीं लेता, तो नौकरी करते करते भी 22 साल तो होते ही ना। 22 साल तो नौकरी करते हुए भी होते। तो क्या 22 सालों में नौकरी करने के बाद, प्रमोशन लेने के बाद, इंक्रीजमेंट लेने के बाद, हेडमास्टर बनने के बाद
जिंदगी तो सुरक्षित होती, लेकिन क्या वो जो सोचा था वह परिवर्तन हो सकता था? नहीं। पिछले 22 साल में इस बिजनेस के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिंदगी पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा इस पर कंट्रोल हो चुका है कि मेरी सैलरी वहां थी ऐसी, ये चाल, और महंगाई की चाल थी ये वाली, खर्चे की चाल थी ये वाली, और महंगाई की चाल थी ये वाली। तो इसको नियंत्रित करना इतना आसान नहीं है। एक आप क्या करोगे, आप नौकरी में तो घरवाली को भी नौकरी में भेज दो, तो 2 हो गए। हालांकि भेजना अपने हाथ में नहीं है, 2 लोग हो गए। फिर भी कैसे कंट्रोल करोगे? फिर तीसरे को भेजो, फिर चौथे को भेजो, फिर 5वें को भेजो। लेकिन ये तो बढ़ती चली जा रही है चाल। इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक समझने की आवश्यकता है कि मेरा भला कहां पर है और मेरा बुरा कहां पर है। कुछ लॉजिकल तरीके से भी समझने की आवश्यकता है। और 22 सालों में इस बिजनेस के साथ काम करते हुए ये जो सैलरी है जो आती है वो आज भी आती है, लेकिन वो जो आती है 22 सालों में सेफ शॉप से, वो इसको पूरी तरह से मुट्ठी में कर चुकी है, कंट्रोल कर चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। और हर आदमी का ख्वाब है क्या? फाइनेंशियल फ्री होना चाहता है वो। तो टू प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे महत्वपूर्ण चीज है टू प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का यह मतलब नहीं है कि मैं चाहूं तो हेलीकॉप्टर खरीद लूं, मैं चाहूं तो जहाज खरीद लूं, मैं चाहूं तो लंदन से हीरा वापस ले आऊं कोहिनूर का। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम यही है कि जो महंगाई है और जो खर्चे हैं उनको काबू किया जा सके, मुट्ठी में रहे। इतनी आमदनी तो होनी चाहिए ताकि आप प्लान कर सकें किसी भी चीज के लिए और आप सुरक्षित हो जाएं, अपने आप को सुरक्षित कर सकें। और ये चीजें सेफ शॉप आपको दे सकती है इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने और मेरे परिवार में पिछले 22 सालों में इस बिजनेस के माध्यम से पूरी तरह से मैंने इस सेफ शॉप बिजनेस की वजह से फाइनेंशियली मैं मजबूत हुआ हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव किया है। और दूसरा, हर आम आदमी का ख्वाब रहता है कि उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का लोन ना हो। क्या? लोन फ्री लाइफ हो। वो कुछ भी हासिल करे, गाड़ी, घर, एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा, परिवार का स्टैंडर्ड, फैमिली लाइफ, कुछ भी ए से लेके जेड तक जो भी आप प्लान करें, लेकिन आपकी जिंदगी में किसी बैंक का, किसी साहूकार का, किसी रिश्तेदार का, किसी पड़ोसी का कोई भी लोन ना हो। ये बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं होती है? हम सभी लोग 90% लोग पूरा जीवन भर एक चाहत को पूरा करने के लिए, सिर्फ घर की चाहत को पूरा करने के लिए 60 साल की उम्र तक लोन की किस्त चुकाते रहते हैं। पूरी जिंदगी इसमें निकल जाती है। लेकिन हम चाहें तो अपनी जिंदगी को लोन फ्री लाइफ बना सकते हैं। आप बताइए, अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई लोन नहीं होगा तो जिंदगी कैसी होगी? बोल नहीं रहे। और लोन भी नहीं होगा और सारी चाहतें भी आपकी पूरी हो रही होंगी तो कैसा होगा? सब कुछ जो आप चाहते हो सब कुछ पूरा हो रहा होगा और किसी सेठ, साहूकार का, बैंक का, चवन्नी का भी आपके ऊपर कोई उधारी, कोई लोन नहीं होगा। ये ताकत देती है सेफ शॉप आपको। तो क्या इसमें सफल हुआ जा सकता है? हमारे पास बेहतरीन आधुनिक हथियार हैं जिनके माध्यम से इतनी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। हथियारों के लिए बहुत सारे रेंज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्टों की लाइन लगा करके फैशन में, किचन वेयर, वेलनेस, होम केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ग्रोसरी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, हर क्षेत्र को कंपनी कवर कर रही है। इसमें मैं एक जरूर बात बोलना चाहूँगा, इसमें से ज़्यादातर ये पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखते हैं तो महिला और पुरुष, तो वर्ल्ड वाइड अगर ग्राफ को देखते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले और सफल होने वाली संख्या जो है ज़्यादा वो महिलाओं की है पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन भारत में कल्चर और ट्रेडिशन अलग है। यहाँ पर महिलाओं को घर तक या देर रात्रि तक काम करने की इजाज़त नहीं मिलती, अकेले ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं मिलती। भारत का कल्चर इस तरह का है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में और एशिया के बाकी कंट्रीज में महिलाएं उसी तरह से काम कर सकती हैं जैसे पुरुष कर सकते हैं। और यही कारण है कि 76% तक महिलाओं की संख्या है पूरे वर्ल्ड वाइड ग्राफ में।
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन बदल रही है। आप सेफ शॉप में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भारत में ज़्यादातर अचीवर्स को देखेंगे मंच पे, या डायमंड्स को देखेंगे तो पुरुष को देखते हैं। यहाँ भी तो यहाँ भी महिलाएं आई तो हैं, लेकिन वह महिलाएं आई हैं अपने परिवार के साथ, पति काम कर रहे हैं, उनको सहयोग सपोर्ट कर रही हैं वो भी फुल टाइमर हैं। वो घर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, घर को, परिवार को, बच्चे को, ये बाहर कमाने का जिम्मेदारी संभाल रहा है। लेकिन उसके बावजूद आप 100% काम आप कर रहे हैं, 100% काम महिला कर रही है। लेकिन उस 100% जो रोजगार आप कर रहे हो उसको करते हुए सेफ शॉप करने का आप डिसीजन लेते हो एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में, तो वही डिसीजन महिलाओं को भी लेना चाहिए। घर को, परिवार को, बच्चों को संभालते हुए वो आपका काम 100% है, लेकिन 100% काम को करते हुए भी पार्ट टाइम में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अगर महिलाएं इस मैदान में उतरती हैं, आती हैं, तो महिलाओं पर विश्वास ज़्यादा किया जाता है। उनकी फेस वैल्यू, उनकी बात की वैल्यू, उनका ट्रस्ट ज़्यादा होता है। एक कार में 4 टाइगर ट्रेवल कर रहे हैं, उनको कोई भी पुलिस वाला रोक सकता है, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, लेकिन महिलाएं बैठी हैं तो निकलो निकलो, फैमिली है तो फैमिली है। ये इमेज है महिलाओं की। महिला होने से किसी के घर आप शाम को 7 बजे आदमी प्लान दिखाने के लिए गए और वो काम से थका हुआ आया है कोई, और उसके घर में आप टाई लगा के पहुंच गए, वो देख के पहले तो गाली देगा, इतना इतना गाली देगा। अकेले अगर आप गए हो, अपलाइन को, डाउनलाइन को लेके चले गए हो, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली को लेके गए हो, वाइफ को लेके गए हो, तो आपको इज्जत भी मिलेगी और आपको डीडी भी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप वाइफ को लेके गए हो तो वहां पर ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। ये बिजनेस फैमिली लेवल पे करने का है। ज्यादा इमेज जो है महिलाओं की है, लेकिन हमको ये लगता है कि मैं ही कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। लेकिन आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप अकेले 10 प्लान दिखा के आओ, एक एक्सपेरिमेंट करना, आप अकेले 10 प्लान दिखा के आइए, फिर 10 फॉलो करके आइए उनके, तो रिजल्ट देख लेना। और आप वाइफ को संग ले जा करके 10 प्लान देख के आइए और वाइफ को संग ले जाके 10 फॉलो करके आइए, तो रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट ज्यादा होगा। कितने लोग बोल रहे हैं कि वाइफ के साथ जाकर के या महिला के साथ जाकर रिजल्ट ज्यादा होगा, है ना? ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या होगा, जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं बिजनेस में, जो चैलेंज आप फेस कर रहे हो, वो चैलेंजेस आपकी वाइफ को भी पता होंगे, वाइफ को पता चल रहे होंगे, तो क्या होगा, इस बिजनेस में आपको सपोर्ट भी ज्यादा मिलने वाली है। ये बिल्कुल फैमिली बिजनेस है। तो मैं सबसे पहले तालियां बजवाना चाहता हूं ज्योत्सना मैडम जी के लिए। उन्होंने सबसे पहले इस बैरियर को तोड़ा, इस बैरियर को तोड़ा। देखिए, एक मीटिंग में अगर हम गए और वहां पर 500 लोगों की मीटिंग है, 500 के 500 टाइगर हैं, मतलब पुरुष हैं, तो एक महिला अनकंफर्टेबल फील करती है, अरे ये तो सब टाइगरों का काम है, महिला को तो महिला तो दिखाई नहीं दे रही है नहीं, मंच पे नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं है। लेकिन किसी एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है? पहले आईपीएस तो पुरुष ही बना करते थे, डॉक्टर किरण बेदी जी ने डिसीजन लिया, बोले हम भी बनेंगे, पुलिस में भर्ती होंगे। किसी बेटी ने डिसीजन लिया हम भी आर्मी में भर्ती होंगे, किसी बेटी ने डिसीजन लिया कि हम भी अंतरिक्ष में जाएंगे, और किसी ने डिसीजन लिया कि हम भी मेडल लेके आएंगे, और किसी ने डिसीजन लिया कि क्रिकेट में नाम हम भी रोशन करेंगे, और किसी ने डिसीजन लिया कि बीएसएफ में भी महिला बन के भर्ती होंगे और रोडवेज की बस तक चलाएंगे और डायमंड भी बन के दिखाएंगे। कोई तो पहले डिसीजन लेता है, ये इन्होंने डिसीजन हेलो वो शक्ति है, वो शक्ति है। तो एक महिला होने के नाते उन्होंने ज्यादा चैलेंजेस नहीं बताए, लेकिन चैलेंजेस रहते हैं। चैलेंज ये रहते हैं, आप बगैर बताए रात नाइट स्टे कहीं कर सकते हो, महिला नहीं कर सकती, उसको सब तरह के उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं। देर रात तक ट्रैवल करना, मीटिंग्स में जाना, दूसरे शहर में जाना, कहां पर कैसे, पूरा देखना पड़ता है। इसके अलावा परिवार है, बच्चे भी हैं, वो भी हैं। इसके अलावा घर से बाहर जाने का और भी चैलेंजेस हैं। लेकिन ये सब चैलेंजेस उठाएं क्यों? ये क्यों अगर क्लियर हो गया तो बात बन सकती है। ये चैलेंजेस उठाएं क्यों? अगर ये क्यों का जवाब मिल जाए तो क्यों का जवाब ये है कि ये किराने की दुकान चलाती थी, ये और इनके पति, अंडरस्टैंडिंग हुई, दुकान चलाते चलाते या तो दुकान ही करते रहें या दुकान चलाते चलाते टू प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम। अपने आगे आने वाली जनरेशन में जिस परिवार में जन्मे उसमें विषाक्त
जो चीजें चली आ रही हैं उनको अपने तक खत्म कर देंगे। उसके लिए 4 घंटे एक्स्ट्रा निकलना, 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना। और ये डिसीजन इन्होंने लिया, ये डिसीजन क्या आप ले सकते हो? जो महिलाएं आई हैं, अभी आपकी पहचान क्या है? आप किसी फैमिली मेंबर की तरह आई हुई हैं। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं, परिवार को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, लेकिन अगर फाइनेंस में भी अगर आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वो परिवार और जल्दी ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? वो जल्दी और ग्रो कर सकता है। तो वो लड़ाई बहुत बड़ी है। तो जितने ज़्यादा लोगों का सहयोग मिले तो उतनी जल्दी उसको, गरीबी को और परेशानी को ख़त्म किया जा सकता है। इस बात का जवाब अपने आप से ढूंढना है। और हमारे पास प्रोडक्ट्स, ये जो क्षेत्र है फैशन का, तो हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। लेडी सूट्स में, लेडी साड़ी में, लेडी के प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारी आमदनी का एक बहुत बड़ा अमाउंट फैशन पे खर्च किया जाता है। पुराने टाइम में ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं होते थे, अलमारी खोल के देख लो वही कपड़े हैं। लेकिन आज कैजुअल अलग, स्लीपिंग ड्रेस अलग, पार्टी वियर अलग, फॉर्मल ड्रेस अलग, मॉर्निंग वॉक की अलग, जिम में जाने की अलग, ट्रिप पे जाने की अलग, पार्टी में जाने की अलग, सब अलग अलग है। फैशन पे हम बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम अपने ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके पहनते हुए अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो आपके प्रोडक्ट का विश्वास बढ़ेगा। रतन टाटा एक ऐसी हस्ती थे जिन्होंने लैंड रोवर जगुआर कंपनी को भी खरीद डाला, लेकिन चलते नैनो में थे या इंडिका में थे, चलते इंडिका में थे। तो पूछा आप इंडिका में क्यों चलते हो? तो इन्होंने बोला यह भारत की है, यह मेरी अपनी है, इसलिए मैं इसमें चलता हूं, ये मेरी अपनी है। तो ये ट्रस्ट और ये अटैचमेंट जब बनता है तो बात बनती है। ये रिकमेंडेशन समझने की आवश्यकता है सबसे पहले। और प्रोडक्ट्स की अगर रेंज के बारे में बात करोगे तो प्रोडक्ट्स हमारे पास पर्सनल केयर में है, हेल्थ केयर में है, होम केयर में है, एजुकेशन है, अध्यात्म के प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्टों को अगर आप देखोगे तो देखिए ये प्रोडक्ट्स की रेंज है। तो महिलाएं अगर इनका इस्तेमाल करती हैं और रिकमेंड करती हैं तो क्रांति आने वाली है, पूरे देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। इसको टेक ओवर करने की जरूरत है। ये रियल एक्चुअल जो बिजनेस है वो महिलाओं का है। कर पुरुष रहे, मेल लीडिंग में ये पोटेंशियल सबसे ज्यादा महिलाओं की है, लेकिन कर पुरुष रहे वो एक अलग बात है। तो ये अगर निकलती हैं तो विश्वास बनेगा और बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। ये प्रोडक्ट्स की रेंज है, हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। इस तरह के धार्मिक और आध्यात्मिक प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। इनकी ताकत क्या है? इनकी ताकत यह है कि एक आदमी हाथ में ले और किसी IPS के घर में या ऑफिस में बेधड़क घुस सकता है। ये देखिए, ये प्रोडक्ट में इतनी दम है। ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो किसी MBBS डॉक्टर के केबिन में बेधड़क घुस सकते हो। आप अप्रोच किसी को भी कर सकते हो, किसी MBBS को कर सकते हो, किसी IAS को कर सकते हो, किसी IPS को कर सकते हो, किसी मिनिस्टर को कर सकते हो, किसी विधायक को कर सकते हो, किसी एक और राजनेता को कर सकते हो, किसी PCS को कर सकते हो, किसी मजिस्ट्रेट को कर सकते हो, किसी जज को कर सकते हो, किसी कलेक्टर को कर सकते हो, किसी कैबिनेट मिनिस्टर को कर सकते हो, और किसी भगवताचार्य को कर सकते हो, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को कर सकते हो, किसी नेता को, किसी राजनेता को, किसी सेलिब्रिटी को। ये देखिए तस्वीरें हैं जो बोल रही हैं। इस प्रोडक्ट को आप लेके किसी भी हस्ती के पास जाकर के दरवाजा खटखटा सकते हो। और आपको शुरुआत करने के लिए बात करने का माध्यम चाहिए। माध्यम बहुत जबरदस्त है हमारे पास, बातचीत करने का माध्यम हमारे पास बहुत जबरदस्त है। ये आपको विश्वास देगा कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के घर में आप जाकर के एंट्री ले सकते हो, और ये विश्वास आपको यहाँ से मिलता है। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, आप सभी का आह्वान करता हूँ। ये मंच इंतजार तो कर रहा है 3 से 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, बहुत बहुत 10 साल। एक 10 साल की ये फ्लाइट है। इस तैयारी से अगर आप काम करते हैं तो साल 2 साल में तो इस सीखने में ही निकल जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। लोग आपसे पूछेंगे आपने क्या कमाया, क्या कमाया, क्या कमाया, तो बताइएगा मैं तो अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही हूं। पहले 5 साल तो सीखने में निकलते हैं, और जो बगैर सीखे करता है वो लड़खड़ाएगा और गिरेगा और उठ नहीं पाएगा। लेकिन जो सीख के करेगा वो भी लड़खड़ाएगा, वो भी गिरेगा, लेकिन हर बार उठेगा। ये ट्रेनिंग का कमाल है, ये ट्रेनिंग का कमाल है। तो सीख के करना,
पहले 4-5 साल तो सीखने में निकल जाएंगे, और कई लोग तो सीखने ट्रेनिंग में ही डायमंड बन जाते हैं। असल काम तो यहां से शुरू होता है, असल काम यहां से शुरू होता है। और मैं आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप में से ही डायमंड निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। आने वाले समय में अगर 100 डायमंड बनेंगे तो कहां से निकलेंगे? कहां से? यहां से निकलेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का, और एक ही बात बोलता हूं कि बिजनेस को पूरा विश्वास करके करना। यहां से जहां से भी आपको लगे, हर प्रश्न करना, बार बार प्रश्न करना, पूछना, समझना, सीखना और विश्वास करना, क्योंकि जब तक यहां से भरोसा ना हो इसको करना मत, और जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए किसी को छोड़ना मत। ये बिजनेस बहुत दमदार है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। हो